Hello students, in the previous lecture we did talk about different restriction enzymes and we did talk about कि restriction enzyme कहाँ पे प्लाज्मिड के ऊपर कट लगाने वाला है, कहाँ पे डीएनए के ऊपर कट लगाने वाला है, एक स्पेसिफिक जगह की बात करी थी। और हर एक restriction enzyme का आई शोड यू द रिकग्निशन साइट कि जहाँ पे अगर मैं यूज करूंगा उस पर्टिकुलर restriction enzyme को तो वो डीएनए के ऊपर कहाँ कट लगाने वाला है। ठीक है, वी डिड टॉक अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑल्सो कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं। So in this lecture we would talk about the tools of genetic engineering. किसकी बात करेंगे? Tools of genetic engineering. Tools of genetic engineering की बात करेंगे। ठीक है, so the important tools, एक इंपॉर्टेंट टूल्स तो आपने देख लिया, दोज आर एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सेकेंड टूल इज द वेक्टर, ओके, प्लाज्मिड। ठीक है, एंड द थर्ड टूल इज गोइंग टू बी द कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब जिसमें इस क्लोनिंग वेक्टर को आप इंसर्ट करोगे। Clear? So these are the main components which are going to be used for genetic engineering, that is enzymes, cloning vectors and the competent host enzymes पे मैंने बात करी, restriction enzymes are one of them. ठीक है, so let's start with the enzymes now. So enzyme में तो जो एक कैटेगरी आपने देखी है restriction endonucleases, restriction endonucleases. ठीक है, दिस इज वन कैटेगरी, restriction endonucleases। क्या काम करते हैं? They are termed as biological seizures और molecular seizures का इनको नाम दे सकते हैं। They used to produce or they used to make staggered cut या फिर blunt cut on the DNA so that जो desired gene है उसको आप अंदर insert कर सको। तो जो कट लगाने का काम करते थे restriction endonucleases करते थे, there was staggered cut, there was blunt cut, sticky ends and flash ends अगर आपको याद हो तो। Sticky ends and flash ends, sticky ends and flash ends। ठीक है, now दूसरा जो एंजाइम है that is alkaline phosphatase। ठीक है, आपको याद होगा जब डीएनए को कट करते हैं तो उसके एक एंड पे देयर इज फॉस्फेट ग्रुप, अनदर एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये जो एंजाइम है एल्कलीन फॉस्फेटेज, इसका काम है टू रिमूव द फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' end of DNA fragment। ठीक है, सो अल्कलीन फॉस्फेटेज का क्या काम है? उसका ये काम है कि वो 5' end पे से जो फॉस्फेट ग्रुप रहता था, आपको याद होगा इस तरीके से अगर आप कट लगाते थे GAATC, स्टैगर्ड कट अगर लगाया है CTTAAG, ठीक है, अगर ये कट लगाया था आपने स्टैगर्ड कट, तो यहां पे क्या होता था? There was presence of
फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इस G से फॉस्फेट ग्रुप को निकालने का काम कौन करता है, अल्कलीन फॉस्फेटेज करता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे OH है, ठीक है, कौन करेगा, अल्कलीन फॉस्फेटेज करेगा इस फॉस्फेट ग्रुप को निकालने का काम, सो दैट दिस सेगमेंट कैन अटैच टू दी अनदर DNA और दी बैक्टीरियल DNA जहां आपको अटैच करना हो। नाउ earlier alkaline phosphate was taken out or extracted from the body of calf। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी मेंशन करता हूं। earlier alkaline phosphatase was extracted from calf, ठीक है। अभी की बात करें तो अभी जो एक्सट्रैक्शन होता है दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया, सो इट इज नोन एज द बैक्टीरियल अल्कलीन फॉस्फेटेज। अभी जो यूज में आता है दैट इज बैक्टीरियल अल्कलीन फॉस्फेटेज, ठीक है, बैक्टीरियल अल्कलीन फॉस्फेटेज कहा जाएगा। अर्लियर पुराने टाइम में वी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द काफ, बट अभी तो आप इसे बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट करते हो और इसका काम क्या है, जो 5' जो फॉस्फेट ग्रुप है, जब आपने डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ दिया तो जो 5' ग्रुप अटैच है उसको डिटैच करना, उसको रिमूव करना फ्रॉम दी 5' एंड, ठीक है। आपको पता होगा इस तरीके से था, 5' 3' 3' 5' इस तरीके से था। डन। नाउ दूसरी क्या चीज है, अब अगर आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ देते हो तो एक स्टेप आता है जहां पे आपको फ्रेगमेंट्स को चिपकाना भी पड़ेगा, यू हैव टू स्टिक देम टुगेदर। आपका पुराना डीएनए फ्रेगमेंट और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डीएनए आपको इंसर्ट करना था वो दोनों को आपको स्टिक करना पड़ेगा। तो स्टिक करने के लिए क्या यूज करेंगे, सो वी यूज दी डीएनए लाइगेज। क्या यूज किया जाता है, डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, they are used for making phosphodiester bonds between, और मैं लिखता हूं sticks और glues, और let's say binds to DNA fragments. It binds two DNA fragments. ठीक है, किस तरीके से बाइंड करेगा, तो वो मैं लिख देता हूं, by making phosphodiester bonds between 5' and the 3' position. Phosphodiester bonds are formed from 5th are formed between 5th to 3rd पोजीशन, ठीक है। पता है ना आपको फॉस्फोडाइस्टर फॉर्मेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो 5th कार्बन होता है और 3rd कार्बन होता है उसके बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और डीएनए फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, दो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज द मॉलिक्यूलर ग्लू। जैसा आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोला मॉलिक्यूलर सीजर्स है, उसी तरीके से डीएनए लाइगेज का इट्स अ मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, T4 ligase। Then example is
T4 ligase, ठीक है. So this is one of the enzymes. एक और एंजाइम लेते हैं, that is reverse transcriptase. That is reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है, ये आरएनए से कॉपी डीएनए बनाता है. इट फॉर्म्स cDNA. इसका फॉर्मेशन करता है cDNA का, दैट इज कॉपी डीएनए. ठीक है. एक और एंजाइम जो है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज. क्या है? डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स और synthesize small segments of DNA molecules. DNA polymerase, it helps in synthesizing small segments of DNA polymerase. ठीक है. आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपने आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम भी पढ़ा है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम भी पढ़ा है. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो ये एंजाइम का क्या काम है? आरएनए से कॉपी डीएनए बनाना. ठीक है. लेट्स से आपके पास जो प्लाज्मिड है दैट इज GAATTC. ये प्लाज्मिड के ऊपर का कोट है और कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा? CTTAAG. ठीक है. ये प्लाज्मिड के ऊपर का कोड था, अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया तो क्या हुआ? स्टैगर्ड कट लगेगा. आई शुड टेक. ठीक है. तो स्टैगर्ड कट लगेगा, तो स्टैगर्ड कट इस तरीके से लगेगा. ठीक है. तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट G and AATTC, and on the other strand I'll get CAATT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे G रहेगा. ठीक है. इस तरीके से, बिकॉज ये जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड क्या हो चुका है? कट हो चुका है. ठीक है. डन. अभी यहाँ पे अगर मुझे नया स्ट्रैंड को प्लेस करना है तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपना, उसका मैं कोड लिख देता हूं यहाँ पे. लेट्स से दिस इज आल्सो, मैं सेम लिखूंगा GAATTC एंड दिस इज CTTAAG. ये कोड्स है. ठीक है. उसके ऊपर तो यहाँ पे भी अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे और क्या लगा देंगे? कट लगा देंगे. तो ये कट हो गया. ठीक है. ये कट लग गया. डन. तो ये जो पूरा पोर्शन है, यहां पे एक और सेगमेंट दिखा देते हैं अपन. GAATTC CTTAAG. ठीक है. अगर दोनों जगह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम यूज किया है तो कट भी सेम लगेगा. स्टैगर्ड कट लगेगा. ठीक है. तो अब क्या होगा? ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ठीक है, लेट्स यूज दिस कलर, लेट्स यूज द ब्लू कलर. ये पूरा दैट इज AATTC
जी, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ ये पोर्शन आएगा, दैट इज जी सी टी 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 ए जी, ठीक है। तो ये पूरा डीएनए सेगमेंट यहां पे सेट हो जाएगा, इतना पोर्शन देखो आप यहां पे अटैच हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था जिसको आपने याले प्लाज्मिड के अंदर पहले प्लाज्मिड को कट किया, इसको भी कट किया और फिर इसको प्लेस कर दिया। तो मैं स्टार्टिंग में बोला था इट इज, यहां से क्या किया, कट किया, और यहां पे क्या किया, पेस्ट किया, आई एम सॉरी, यहां पे कट किया और कट करके यहां पे पेस्ट किया। तो ये जो बना, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, दिस इज दी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब इस वेक्टर को, इस प्लाज्मिड को आप कहां पे रिलीज करोगे, आप बैक्टीरिया सेल में डाल दोगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, जाके बाइंड हो जाएगा बैक्टीरिया के साथ। समझ में आ गया इतना? तो यहां पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, और दूसरा क्या यूज किया, आपने यूज किया T4 लाइगेज, ओके, या फिर डीएनए लाइगेज व्हिच वाज द ग्लू, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज द क्लोनिंग वेक्टर। क्या नाम था? क्लोनिंग वेक्टर नाम था। अब क्लोनिंग वेक्टर मतलब जो प्लाज्मिड है, जिसके अंदर अभी अपन ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, ओके, दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर। तो व्हाट आर द सुटेबल कंडीशंस फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर? आप कौन से बेसिस पर क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट करोगे? सो सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर अगर देखें, if we talk about this selection of cloning vector, तो what should a cloning vector possess? तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर या प्लाज्मिड के पास होना चाहिए, दैट इज द साइट फॉर origin of replication, site for origin of replication, which is termed as ORI site, which is termed as ORI site. Origin of replication is ORI site, because then only the DNA is going to replicate, है ना? आप क्या चाहते हो कि आपका जो डिजायर्ड जीन है, आपने जो इंसर्ट किया किसी होस्ट के अंदर, वो उसकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट करे और प्रोटीन्स बनाए। तो रेप्लिकेशन अगर डीएनए करेगा, तो रेप्लिकेशन के लिए उसके पास ORI साइट या फिर साइट फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट नहीं है, it does not have the point from where the replication process would start, the DNA is not going to replicate। और अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो डीएनए की कॉपीज नहीं बढ़ पाएगी होस्ट के अंदर। सो जब भी आप वेक्टर सिलेक्ट करोगे, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज द वेक्टर शुड कंटेन द साइट और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन वुड टेक प्लेस, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, एंड दैट साइट इज नोन एज द ORI साइट या फिर साइट फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ DNA is able to replicate. DNA is able to replicate with this ORI site, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? It should contain the marker, selectable markers होने चाहिए उसके पास। It should contain selectable marker, ठीक है। अगर कोई प्लाज्मिड है, कोई वेक्टर है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मार्किंग पॉइंट होना चाहिए, जिस मार्किंग पॉइंट से मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये कौन सा वाला वेक्टर है। तो सिलेक्टेबल मार्कर यहां पे क्या है? दे आर एक्चुअली जीन्स
genes present on plasmid, ठीक है, the genes present on plasmid जिसके बेसिस पे, on the basis of which, on the basis of which transformant vector जो बनेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका जीन इंसर्ट करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर, transformant vector and non-transformant vector can be distinguished, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, वो जीन्स ही है, ओके, दे आर सिंपल जीन्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड, बट इन जीन्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे। किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाओगे मैं बताता हूं। तो एक सिलेक्टेबल मार्कर की मैं बात करूं तो वन ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एक सिलेक्टेबल मार्कर की मैं बात करूं सो दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर में की बात करूं तो दैट इज एम्फिसिलीन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। ये दोनों जो जीन्स है दिस आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते ये जीन्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उससे बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एम्फिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उससे बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कौन, ये जीन्स, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स। समझ में आ रही बात। तो ये किसके पास एसोसिएटेड है, ये बैक्टीरिया के डीएनए में है और इनको अपन कंसिडर करेंगे एज द सिलेक्टेबल मार्कर, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इन्हें अपन यूज करेंगे। तो नाउ पे अटेंशन किस तरीके से, लेट्स से देयर इज अ प्लाज्मिड और उस प्लाज्मिड के पास, मैं एक प्लाज्मिड दिखा रहा हूं, इट्स अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। यहां पे एक जीन है दैट इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और यहां पे एक जीन है दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दो जीन्स अवेलेबल है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो अगर इस बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एम्फिसिलिन रिच मीडिया, अगर मैं इस बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहूं जिसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये एम्फिसिलिन रिच मीडिया में ग्रो कर सकता है। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एम्फिसिलिन रिच मीडिया एंड टेट्रासाइक्लिन रिच मीडिया and tetracycline rich medium. It can grow in bacteria can grow in ampicillin rich media and tetracycline rich media because it has gene for the resistance. ये genes available है बैक्टीरिया के पास। Now let's say अगर मैंने इस जीन पे कट लगा दिया, ओके, मैंने restriction endonuclease यूज किया और मैंने इस जीन को कट लगा दिया और कट लगा के मैंने यहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मेरा डिजायर्ड जीन। यहाँ पे चलो ठीक है, इसको अपन रह देते हैं, ठीक है।
तो मैंने कट लगाया रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की मदद से एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर, और फिर उसके अंदर इंसर्ट कर दिया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन चाहिए था मैंने वो इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि ये इसमें जो जीन था वो यहां पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो अब क्या होगा, अगर मैं मेरा डिजायर्ड जीन इस एम्फिसिलिन वाले जीन में इंसर्ट करूंगा तो एम्फिसिलिन वाला जीन क्या हो जाएगा, कट हो चुका है ना, कट हो गया, और फिर मैंने मेरा जीन लगाया यहाँ पे, तो एम्फिसिलिन वाले जीन की जो प्रॉपर्टी थी, जो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता था अगेंस्ट एम्फिसिलिन, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने एम्फिसिलिन वाले जीन को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर दिया। ठीक है, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को कट कर देता हूं एंडोन्यूक्लियस की मदद से, तो टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है उसकी जो प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन। ओके, वो टेट्रासाइक्लिन के सामने क्या देता था, रेजिस्टेंस देता था, तो उसकी जो रेसिस्टिविटी की प्रॉपर्टी थी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। तो ये वाले केस में तो मैंने कट कहां पे लगाया है, मैंने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे कट लगाया है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कट लगा है कि नहीं, मेरा जो वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर बना है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया को या इस प्लाज्मिड को कल्चर करूंगा इन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, इन मीडिया कंटेनिंग एम्फिसिलिन। तो क्या होगा, if the ampicillin resistance gene is cut, the bacteria cannot grow or cannot survive in एम्फिसिलिन रिच मीडिया, क्योंकि अब तो एम्फिसिलिन उस बैक्टीरिया को मार देगा। क्यों, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, कट हो चुका है। तो एम्फिसिलिन जीन इज कट, जिसकी वजह से द बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एम्फिसिलिन रिच मीडिया, बट इट कैन सर्वाइव किसमें, बट it can survive in ampicillin, I'm sorry, tetracycline rich media। क्यों, क्योंकि उसके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन वाला जीन तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी ये श्योर हो गया कि मेरा जो वेक्टर था वो क्या बन चुका है, ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होता तो वो एम्फिसिलिन में अच्छे से ग्रो कर पाता, सर्वाइव करता। बट यहां पे बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एम्फिसिलिन रिच मीडिया, बिकॉज उसका जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था वो क्या हो चुका है, कट हो चुका है। और वहां पे किसको मैंने इंसर्ट कर दिया, मैंने मेरे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं कट लगाता, यहां पे टेट्रासाइक्लिन में कट लगाता और मेरा डिजायर्ड जीन यहां पे भी इंसर्ट कर देता, तो क्या होता कि जो बैक्टीरिया है वो ना कि टेट्रासाइक्लिन मीडिया में सर्वाइव करता, ना कि एम्फिसिलिन रिच मीडिया में सर्वाइव करता, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जीन था जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, एंटीबायोटिक कौन सा, एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, वो जीन क्या हो चुका है, वो जीन डैमेज हो चुका है, जीन कट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी। तो इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूं, अगर सर्वाइव कर रहा है दैट मींस वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बना है। ठीक है, तो मैं यहां पे और चीजें ऐड करता हूं, इफ सिंपल उसमें लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, अगर
वेक्टर सरवाइव करता है, किस में सरवाइव करता है? इफ द वेक्टर सर्वाइव्स इन एम्फिसिलीन रिच मीडिया, इसका मतलब क्या हुआ? द वेक्टर इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, द वेक्टर इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और अगर वेक्टर सर्वाइव नहीं करता है, does not survive, if the vector does not survive, इसका मतलब क्या हुआ? एम्पिसिलीन मीडिया में अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, is a transformant vector. Same goes for tetracycline. अगर मैंने यहां पे कट लगाया है तो वेक्टर डज नॉट सर्वाइव, आई एम सॉरी, हाँ, द वेक्टर डज नॉट सर्वाइव इन दी एम्पिसिलीन मीडिया। और अगर मैं यहां पे कट लगाता हूं, यहां पे कट नहीं लगाता हूं, तो वेक्टर कहां पे सर्वाइव करेगा? एम्पिसिलीन में तो सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि एम्पिसिलीन वाला जीन तो एज इट इज है, बट टेट्रासाइक्लिन वाला जीन कट हो चुका है, तो आप लिखोगे वेक्टर सर्वाइव करेगा कहां पे? ओके, एम्पिसिलीन रिच मीडिया में सर्वाइव करेगा। अगर कट यहां पे लगा है, कट यहां पे लगा है, अगर कट यहां पे लगता है तो आपका वेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में। समझ में आ गया? सो दिस इज जस्ट टू डिस्टिंग्विश, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने मेरे एंडोन्यूक्लियस से एम्फिसिलीन वाले, क्योंकि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, वो सिलेक्टेबल मार्कर्स कहां लोकेटेड होते हैं? वो रिकग्निशन साइट पे लोकेटेड होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन दी रिकग्निशन साइट विद इन दी सुटेबल मार्कर्स, ठीक है? इज इट क्लियर? सिंपल एंड इजी। डन। तो अगर कट लगा है तो जीन डैमेज हो जाएगा, और जीन अगर डैमेज हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टिविटी थी जो एम्फिसिलीन के अगेंस्ट में वो नहीं रहेगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव नहीं कर रहा है दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपका डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो चुका है। और अगर सर्वाइव कर रहा है दैट मीन्स आपका कट नहीं लगा है, ठीक है? एक और चीज अगर आप देखो यहाँ पे, एक और जो टेक्निक अपन यूज करते हैं टू फाइंड दी ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, वी यूज कलरिंग रिएक्शन। किसे यूज किया जाता है? कलरिंग रिएक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो बीटा गैल जीन है, जीन का नाम है बीटा गैल जीन, ये क्या करता है? ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ठीक है? एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है एक सब्सटेंस के साथ जिसे कहा जाता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। किसके साथ रिएक्ट करता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? देयर इज चेंज ऑफ कलर, देयर इज ब्लू कलर्ड प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? देयर इज ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? तो एक तो आप वाली टेक्निक यूज करते हो, कौन सी? आप उसे मीडिया में ग्रो करते हो टू चेक कि ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं। दूसरी जो टेक्निक है, आप कलरिंग रिएक्शन यूज करते हो। क्या यूज करते हो? कलरिंग रिएक्शन। कलरिंग रिएक्शन में आप क्या करते हो? जो एंजाइम होता है, ओके, वो एंजाइम अगर प्रोड्यूस होता है, अगर ये वाला जीन प्रेजेंट में, ये जो जीन है मेरा,
इस जीन को मैं यूज करूंगा एज दी सिलेक्टेबल एज अ मार्कर. इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज दी सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, तो ये जीन क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है. और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है. और जब रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर बीटा गैल जीन एब्सेंट है, अगर मैंने बीटा गैल जीन पे कट लगा दिया, तो कट लगा दूंगा तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस अवेलेबल है वो सब्सटेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा. और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा. ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या किया जाता है, जैसे यहां पे आपने एम्फिसिलिन रिच मीडिया लिया था, तो यहां पे अपन क्या यूज करेंगे? विल यूज media which contains chromogenic material. Media consisting chromogenic material. Media consisting chromogenic material. ठीक है, तो अब क्या होगा? ध्यान से सुनना. अगर मेरा जो सिलेक्टेबल मार्कर है बीटा गैल जीन, if beta gal gene is cut because it was my selectable marker, मैंने बीटा गैल जीन के ऊपर अगर कट लगा दिया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड. बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस. और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, सो देयर इज नो रिएक्शन विथ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. नो रिएक्शन विथ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? नो कलर चेंज. कोई कलर चेंज नहीं होगा. तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, ओके, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर था वो कट हो चुका है. और अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब सिलेक्टेबल मार्कर कट नहीं हुआ है. समझ में आ गया? तो यहां पे अपन क्या यूज कर रहे हैं? कलर चेंज कुछ देख रहे हैं. अगर कलर चेंज आपको देखने को मिलता है, ओके, दैट मीन्स सिलेक्टेबल मार्कर जो था आपका कट नहीं हुआ है. और अगर कलर चेंज नहीं देखने को मिलता है मतलब जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर था, यहां पे कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है? बीटा गैल जीन. उससे पहले कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ठीक है, अब लेट्स से आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाले मीडिया में. ये प्लेट है आपकी और यहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके, जैसे कि ब्लू कलर का रिंग, लेट्स से यहां पे ब्लू कलर की रिंग फॉर्मेशन हो रही है, यहां पे कॉलोनी में ब्लू कलर की रिंग फॉर्मेशन हो रही है. ओके, ये सब बैक्टीरियल कॉलोनीज है. दिस आर ऑल बैक्टीरियल कॉलोनीज जिनको अपन कहां ग्रो कर रहे हैं? क्रोमोजेनिक रिच मीडिया में. ये जो मीडिया है न्यूट्रिटिव मीडिया जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ये रेड रेड जो है बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया कॉलोनीज है. ठीक है, तो अगर आप देखो बैक्टीरिया कॉलोनीज, अगर बैक्टीरियल कॉलोनीज को चेक करें तो जिस बैक्टीरियल कॉलोनी में blue ring formed, colonies showing blue ring or blue ring formation. ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा नो ब्लू रिंग
फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर ब्लू रिंग फॉर्मेशन दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू रिंग का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी लेट्स से ब्लू रिंग का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ब्लू रिंग का फॉर्मेशन है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ब्लू रिंग का फॉर्मेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स नो कट इज मेड ऑन सिलेक्टेबल मार्कर। कौन है यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर? द सिलेक्टेबल मार्कर इज बीटा गैल जीन। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्म। ठीक है, क्या बना है? देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेंट बीइंग फॉर्म्ड हियर। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर। ठीक है, क्या अवेलेबल होगा यहाँ पे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर अवेलेबल होगा यानी केस में। ठीक है, और अगर नो ब्लू रिंग फॉर्म्ड दैट मीन्स कट इज मेड ऑन सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, कट लग गया सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर, बीटा गैल जीन के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हुआ। एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं होगा। मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो कलर चेंज वाली टेक्निक की मदद से भी अपन पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर बना है कि नहीं, कट लगा है कि नहीं। ये जो पूरी कॉलोनी है यहाँ पे, ये कौन से हो गए? दिस आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और बाकी के कौन से हो गए? ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। ठीक है, सो वी कैन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर्स आउट ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? डन। ठीक है, सो दिस वाज सिलेक्टेबल मार्कर्स। इनके बेसिस पे आप पता लगाओगे कि ये प्लाज्मिड कौन सा है। ठीक है, अब जो लास्ट चीज है दैट इज, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? तो एक मैंने बताया ओराइज साइट होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? क्लोनिंग और रिकग्निशन साइट। क्लोनिंग या फिर रिकग्निशन साइट। क्लोनिंग या फिर रिकग्निशन साइट कहा जाता है, या फिर इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, एंड आपको याद रखना है अ वेक्टर, अ क्लोनिंग वेक्टर शुड पोजेस cloning vector should possess more than one restriction sites or more than one cloning site. A cloning vector should possess more than one क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, और ये क्लोनिंग साइट्स और द रिकग्निशन साइट कहां प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन दी सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दे आर प्रेजेंट इन दी विद इन दी सिलेक्टेबल मार्कर। क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट विद इन the selectable marker site। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने काफी सारी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी या फिर रिकग्निशन साइट थी, काफी सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की आप पढ़ चुके हो अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, काफी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर क्लोनिंग साइट्स या फिर रिकग्निशन साइट्स आपने देखी थी। तो ये जो रिकग्निशन साइट कहाँ प्रेजेंट होती है? जो सिलेक्टेबल मार्कर्स की अभी अपन ने बात करी, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है,
एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या फिर बीटा गैल जीन है, उन जीन्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिकग्निशन साइट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके, एक और पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे देयर वाज रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, और दूसरा कौन सा था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था। 2 जीन मैंने बताए। अगर मैं यहाँ पे इन जीन्स में कट लगाता हूं और डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करता हूं और डिजायर्ड डीएनए को कट करता हूं, तो इसकी जो एबिलिटी थी, इसका क्या काम था, रेजिस्टेंस देना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में। इसका क्या काम था, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। बट यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। क्या लगा दिया, कट लगा दिया। मतलब अब इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इन जीन की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी। नाउ यहाँ पे कट लग चुका है, तो ये यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा, ये एम्फिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो जीन्स थे इनको इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, इनको इनएक्टिव कर दिया। सो दिस इज नोन एज इंसर्शनल inactivation of gene. This is known as insertional inactivation of gene. ठीक है, कौन सा जीन था, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था, रेजिस्टेंस वाला जीन था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन था। मैंने कट लगा के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट लगा दिया और इन जीन्स को मैंने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। सो दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आपने काफी सारे एंजाइम्स देख लिए जो काम में आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आपने क्लोनिंग वेक्टर्स देख लिए जो काम में आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, और वी डिड टॉक अबाउट दी रिकग्निशन साइट की भी बात कर ली अपन ने। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। सो आई कीप दिस मच इन दिस लेक्चर। आप अच्छे से लेक्चर को सुनो और अच्छे से नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सो बाय बाय।